न्यूरोथेरेपी आखिर है क्या और ये कैसे काम करती है? कि मेडिसिन फ्री, मशीन फ्री हमारा स्वास्थ्य होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हजारों चीज़ों के, हजारों तकलीफों के पीछे हमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने 8 से 10 जो ग्लैंड और ऑर्गन्स हैं उनको फिर से स्टिमुलेट कर लें, रीसेट कर दें, तो समस्याएं हजारों अपने आप खत्म हो जाएंगी। एक कॉन्स्टिपेशन का मरीज आपके पास आता है, अब आपका रोल कहाँ से शुरू होता है, कैसे उसका इलाज शुरू होता है? यानी कि अच्छे पोषक भी ले रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं ठीक से, न बॉडी को मिल पा रहे हैं। कारण क्या है? इंटेस्टाइन की मूवेबिलिटी। न्यूरोथेरेपी कहती है कि न दर्द, न दवा, न सर्जरी, न मशीन, न साइड इफेक्ट, ये सब है ही नहीं, तो फिर इलाज होता कैसे है? पैटर्न समझाइए ना। यस, प्रेशर, पॉइंट, टाइम, ये हाथों से और पैरों से दिए जाते हैं। कैसे काम करता है और न्यूरोथेरेपी पाचन स्वास्थ्य को कैसे बेटर बनाती है? मैंने तो यहाँ तक देखा है या सुना है, एनिमा तक यूज करते हैं लोग। इसलिए यार फ्रेश नहीं हुए 3 दिन से। ठीक है, मैं तो कहता हूँ ये समस्या ही जड़ से खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैं बहुत लंबे समय से काम भी कर रहा हूँ। किसी की हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक जो स्टोमक है उसको ही ले ले, तो ऐसे बंदे को ठीक करने में आपको कितना वक्त लगता है? मात्र 1 महीने के अंदर मैंने अपनी मिसेस को 100% ठीक कर दिया। क्या है ये फैटी लीवर और न्यूरोथेरेपी इसका इलाज कैसे देती है? जब लीवर उस फैट को गलाने के लिए, तोड़ने के लिए पित्त बनाना बंद कर दे। इसका मतलब क्या है? फैटी लीवर तब होगा जब लीवर ही 70 से 80% खराब हो जाता है। डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं हम? देखिए, मैं क्योर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली हमें पैनक्रिया को स्टिमुलेट करना है। पैनक्रिया का काम है ग्लूकोज को हैंडल करना। ओके, तो हमें किसको ठीक करना है? पैनक्रिया को। पैनक्रिया को। और पैनक्रिया भी धीरे धीरे काम कर रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी आपके बेटे की इंसुलिन बंद हो जाएगी और कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। और अभी उसको हमारे यहाँ आते हुए 1.5 से 2 महीना हुआ है। आपकी थेरेपी क्या कहती है और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है चाय कॉफी को लेकर? चाय से बेटर है सादा पानी पीना, जैसे सुबह के लोग पिया करते थे। ओके। सर्दी है तो हल्का गुनगुना पी लो, गर्मी है तो ठंडा पी लो, क्या प्रॉब्लम है? सवाल ये है कि क्या हम बीमार लोगों को ही ठीक करते हैं या फिर हेल्दी लोगों को हेल्दी रहने में मदद भी करते हैं? यस, अगर आप हेल्दी हैं और अगर आप न्यूरोथेरेपी को और हेल्थ को समझ गए तो कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। कि इस तरह के लंबे समय से बीमार लोग अगर आपको मिलते हैं तो कितना वक्त लेती है इनको न्यूरोथेरेपी ठीक करने में? बहुत कम टाइम। और कोई दवा नहीं देना है? नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग बेवजह खाना खाते रहते हैं। कुछ लोगों के बहाने इस तरह से होते हैं कि आ गया है इसलिए खा लेते हैं, आज भाई का जन्मदिन है इसलिए खा लेते हैं, इसलिए पी लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग इस तरह का खाने और पीने के बाद बीमार हो जाते हैं। फिर क्या? फिर एलोपैथी का इलाज लेते हैं, दवाएं खाते हैं। ये दवाएं आपके लक्षणों को शांत तो कर देती हैं, लेकिन कई बार रोग भीतर ही भीतर बड़ा हो जाता है और फिर इन दवाओं के अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इस तरह की कुछ समस्या लगभग 60 साल पहले भी भारत में रही होगी। तब महाराष्ट्र में लाजपत राय नाम के एक व्यक्ति ने जन्म लिया, जिसने ये सोचा कि क्यों ना इस तरह की बीमारियों का इलाज हम इस तरह से खोजें जिसमें हमें दवा ही ना लेना पड़े। तब जन्म हुआ न्यूरोथेरेपी का। यद्यपि भारत में कम प्रचार प्रसार के कारण न्यूरोथेरेपी आम लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन सोच कर देखिए, एक ऐसी चिकित्सा विद्या जो आपको ना तो दवा देती है, न सर्जरी करती है और ना ही कोई साइड इफेक्ट देती है, फिर भी आपके तमाम रोगों को ठीक कर देती है। न्यूरोथेरेपी के इसी चमत्कार पर आज बात करेंगे। कैसे ये थेरेपी लोगों को हेल्दी बना रही है और अब भारत में तेजी से इसका चलन बढ़ रहा है, तो कैसे लोग अपने रोगों के इलाज के लिए न्यूरोथेरेपी को अपना रहे हैं। क्या है न्यूरोथेरेपी? इस पर विशेष बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर देव कुमार, जो भारत के एक जाने माने न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। दिल्ली से आते हैं और लगभग 12 वर्षों में उन्होंने न्यूरोथेरेपी का अध्ययन करते हुए इसकी प्रैक्टिस शुरू की है। वे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में नौगांव शहर में अपने कुछ संस्थानों के माध्यम से
लोगों की सेवा कर रहे हैं और उनको अपनी न्यूरोथेरेपी के माध्यम से स्वस्थ बना रहे हैं। ये बहुत ही रोचक इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें हम बहुत सारे रोगों पर भी बात करेंगे और साथ ही ये समझेंगे कि आखिर न्यूरोथेरेपी बगैर दवा, बगैर सर्जरी और बगैर किसी साइड इफेक्ट के लोगों को ठीक कैसे कर रही है। देव कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि दर्शक भी यही समझना चाहेंगे कि न्यूरोथेरेपी आखिर है क्या और ये कैसे काम करती है। देखिए, जो हमारे गुरु हैं, गुरु ने जिनका नाम है डॉक्टर लाजपत राय मेहरा, उन्होंने इसको शुरू किया आज से लगभग 60 साल पहले। तो उनके मन में विचार रहा होगा कि जो मेडिसिन बेस और भी चीजों को इस्तेमाल करते करते भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, तो उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। और कहते हैं जब किसी के मन में कोई बात चलती है तभी एक नई चीज का जन्म होता है। और इसी प्रकार से फिर न्यूरोथेरेपी का हमारे जो गुरु जी हैं उन्होंने आविष्कार किया। लेकिन अगर न्यूरोथेरेपी को समझें, सिंपल भाषा में समझें, तो जो न्यूरोथेरेपी है वो किन चीजों के आधार पे लोगों को स्वस्थ बनाती है। हमारा जो शरीर है, मेरा जो अब तक का अध्ययन खुद भी रहा, मैं पिछले 5 सालों से न्यूरोथेरेपी की लगभग लगातार प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और 12 सालों से लगभग मैं एज अ हेल्थ कंसल्टेंसी के प्रति काम कर रहा हूँ। और मेरा भी मकसद यही था कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें मेडिकेशन, बहुत सारी मशीनरी का वर्क ही ना हो और जैसे पहले के लोग एक स्वस्थ जीवन जीते थे और स्ट्रेस फ्री जीते थे, तो आज क्यों नहीं। बिल्कुल, आज भी भारत वही है और पहले भी वही था। तो रीजन क्या है? मेरा भी यही मकसद था कि मेडिसिन फ्री, मशीन फ्री हमारा स्वास्थ्य होना चाहिए। तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ता चला गया। इसलिए मैंने और गहन इसकी जानकारी ली, सीखना शुरू किया और आज मेरा तो मकसद है कि बहुत सारे लोग इसको सीखें, समझें और बहुत सारे लोगों को सेवाएं दे सकें। ठीक है सर, न्यूरोथेरेपी को और आसान दर्शकों के लिए करते हैं एक सवाल के साथ। मान लीजिए एक कॉन्स्टिपेशन का मरीज आपके पास आता है, अब आपका रोल कहां से शुरू होता है, कैसे उसका इलाज शुरू होता है? जैसे इससे पहले आपने पूछा था कि न्यूरोथेरेपी किसके आधार पर काम करती है, तो न्यूरोथेरेपी देखिए ऐसे समझिए कि बॉडी के अंदर 10 से 12 ग्लैंड्स और ऑर्गन्स हैं। उन्हीं की वजह के ये जो सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं कि हजारों प्रकार की बीमारियों के सिम्टम या नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए केवल 10 से 12 जो ग्रंथियां या अंग हैं उनके डिस्टरबेंस की वजह से ही है। इसका मतलब क्या है? हजारों चीजों के, हजारों तकलीफों के पीछे हमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने 8 से 10 जो ग्लैंड और ऑर्गन्स हैं उनको फिर से स्टिमुलेट कर लें, रीसेट कर दें, तो समस्याएं हजारों अपने आप खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। अब बात करें डाइजेशन की, तो देखिए डाइजेस्टिव हमारे स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने के लिए बहुत उसका स्वस्थ रहना जरूरी है। तो आज के डेट में सबसे ज्यादा समस्या किसकी है? डाइजेशन की। लोगों का पाचन ही ठीक नहीं है। खाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, हेल्दी भी और अनहेल्दी भी, उसके बावजूद भी लोगों का डाइजेस्टिव हेल्थ बेकार है। उसके पीछे के रीजंस क्या हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी तो ऑर्गन्स और ग्लैंड ही वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो जो ग्लैंड और ऑर्गन्स हैं डिस्टर्ब है। जैसे हम सभी लोग कॉमनली खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद सोचते हैं यार हमने अच्छा खाना खाया, पच जाना चाहिए। लेकिन अब देखिए सबसे पहले फूड जाता है पेट में और उस खाने को गलाने के लिए क्या चाहिए? HCl, हाइड्रोक्लोराइड एसिड चाहिए। उसकी जो वैल्यू है 1 और 3 के बीच में रहनी चाहिए। अभी वो बढ़ रही है लोगों की, यानी कि 3+ जा रही है, 4, 5, 6। इसका मतलब पेट का एल्कलाइन का स्तर बढ़ रहा है। तो अब अगर फूड तरल पदार्थ में रहेगा तो गलेगा कैसे? उसके लिए तो एसिड चाहिए। तो पहला तो स्टमक एसिड कम हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? स्टमक के एसिड को बढ़ाना पड़ेगा, नंबर 1। देन उसके बाद देखिए लीवर। लीवर से पहले भी हम पैनक्रिया के बारे में बात करते हैं। देखिए फूड जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट आता है, बेसिक जो सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है। अब वो किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। तो इसका मतलब है उस ग्लूकोज को भी मेंटेन करने के लिए, ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? इंसुलिन। कौन बनाता है? पैनक्रिया।
लेकिन पैनक्रिया का एक दूसरा पार्ट भी तो है, डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना, टेल ऑफ द पैनक्रिया जो बनाती है, तो वो भी नहीं बना रही, इसलिए जो प्रोटीन वाली चीजें हैं वो कम पच रही हैं लोगों को। ओके। फिर उसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है? किडनी के ऊपर, वेस्ट मटेरियल का लोड किडनी पे बढ़ रहा है। देन उसके बाद लीवर को कितने सारे काम करने पड़ते हैं डाइजेशन के लिए। लाइक जब व्यक्ति फैट खाता है तो उस फैट को गलाने के लिए गॉल ब्लैडर क्या निकालता रहता है? बाइल, यानी कि पित्त। बनाता कौन है? लीवर। जितनी बार ज्यादा से ज्यादा खाएंगे और फैट खाएंगे उतना ज्यादा बाइल का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो फैट डायरेक्टली स्टोर होगा, समस्या बढ़ जाएंगी। इसलिए लीवर को मजबूरी में बाइल का प्रोडक्शन भी करना पड़ रहा है, और गॉल ब्लैडर को बार बार स्प्रे करना पड़ता है उस पित्त का, बाइल का, वो भी खराब क्वालिटी का। लेकिन ऐसे कितने सारे जो रेशेस होते हैं या वेस्ट मटेरियल होते हैं जो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाते हैं, जिसके चलते हुए गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाती है। ओके। तो फैट कैसे पचेगा? अब आता है फूड जब जाता है इंटेस्टाइन में, आंतों में जाता है, छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, और इनके अलग अलग भाग हैं, और बिलई में जाकर के वहां से हमें पोषक तत्व जो बॉडी को चाहिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होना है, यानी कि अच्छे पोषक भी ले रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं ठीक से, ना बॉडी को मिल पा रहे हैं। कारण क्या है? इंटेस्टाइन की मूवेबिलिटी और उसकी क्लीनिंग। जैसे आपने देखा होगा अधिकतर लोगों को गैस बनती है और कब्ज रहता है, फ्रेश नहीं होते हैं, या फ्रेश हो रहे हैं तो बहुत टाइम लगता है, या उनको फ्रेश होने के लिए भी या तो मेडिसिन लेनी पड़ती है या कोई चीज पीनी पड़ती है, जबकि फ्रेश होने का कनेक्शन ना किसी चीज को खाने से है ना पीने से है। फ्रेश होने का कनेक्शन इंटेस्टाइन की मूवेबिलिटी से है। अगर वो नहीं है तो कैसे हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो रिलीज कहाँ से होगा? इसलिए उसकी मोबिलिटी को फिर से बेहतर करने की जरूरत है। इंटेस्टाइन को, ऑर्गन्स को और ग्लैंड्स को रीएक्टिवेट करने की जरूरत है। तो क्या होगा? हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव हेल्थ ही बेटर हो जाएगा। और अगर इन सभी को हमने फिर से स्टिमुलेट कर लिया, यानी कि एक्टिवेट कर लिया, तो समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक। और जब ऑर्गन्स या ग्लैंड ही अच्छे से काम करेंगे तो कौन सी समस्या बॉडी की रहेगी? तो सभी खत्म हो जाएगी। मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि जिस तरीके से एक पेशेंट आपके पास पहुंचता है या दूसरे चिकित्सकों के पास पहुंचता है तो उसका एक प्रॉपर डायग्नोसिस सिस्टम होता है। वो उसकी खून की जांच कराते हैं या शरीर में एक्सरे कराते हैं, सीटी कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, उससे रोग का पता लगाते हैं, फिर उसको मेडिसिन दी जाती है। आपकी इस पद्धति में, न्यूरोथेरेपी में, किस तरीके से रोग की जांच होती है और उसका इलाज कैसे शुरू होता है? पैटर्न क्या है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है सर। मैंने अभी आपको बताया था कि बॉडी के 8 से 10 ग्लैंड और ऑर्गन हैं जिनके डिस्टरबेंस के कारण बॉडी में जो सिम्टम होते हैं, जिनको हम बीमारियां समझते हैं, अगर हम उनको पहले समझ लें और उनको फिर से बेहतर कर लें तो समस्या खत्म हो जाएगी। तो इसलिए न्यूरोथेरेपी जो है उसका अपना एक डायग्नोसिस सिस्टम है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कॉमनली आपने देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति को जख्म है कहीं और हमें उसको परेशान करना है, और हम क्या करेंगे, यार कहीं और प्रेशर देंगे तो उसको दिक्कत नहीं होगी। अगर जहाँ जख्म है और अगर हम वहीं पर प्रेशर दे दें उसको, तो क्या होगा? उसको दर्द होगा या नहीं? बिल्कुल दर्द होगा। या फिल्मों में आपने देखा होगा कि एक हीरो को गोली लग जाती है और विलन उसको क्या करना चाहता है कि यार इसको और दर्द का एहसास कराना है। हाँ, वो कहते भी है कि जख्मों पे नमक छिड़क रहा है। तो जहां उसको गोली लगी वहीं प्रेशर कर देते हैं तो उसको और दर्द होता है। इसी प्रकार से न्यूरोथेरेपी का अपना एक डायग्नोसिस सिस्टम है। अच्छा। ग्लैंड्स को और ऑर्गन्स को डायग्नोस करने के लिए प्रेशर देते हैं। यस, प्रेशर दिया जाता है और चेक किया जाता है कि उसमें कितना पेन है। ओके। ठीक। जो हम प्लस के हिसाब से लेके चलते हैं, 1+ से लेकर के 4+ तक जाता है। तो अगर मुझे मेरी आंखों में कोई दिक्कत है तो आप मेरे किसी ग्लैंड को या मेरे किसी ऑर्गन को प्रेस करेंगे और उससे पता लगाएंगे कि कहाँ समस्या है। यस, मैं ये कहूंगा आईज जो हैं वो ब्रेन का पार्ट है, अलग नहीं है। मींस आंखें केवल चीजों को देख करके ब्रेन को
सिग्नल भेजती हैं, सिग्नल सूचनाएं भेजती हैं। बस इतना ही आंखों का काम है। लेकिन आंखें जो हेल्दी रहती हैं उसके लिए जो भी पोषक तत्व चाहिए कहाँ से होके गुजरेंगे, दैट इज लीवर। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग लीवर को हेल्दी नहीं रखेंगे, उसको एक्टिव नहीं रखेंगे, तो आंखों को कैसे पोषक तत्व मिलेंगे। दैट्स वाई आज कितने सारे लोगों को कैटरेक्ट, जिसको मोतियाबिंद कहते हैं, हो रहा है, और खूब सारे लोग धड़ाधड़ ऑपरेशन करा रहे हैं। क्या ऑपरेशन कराने के बाद आंखों के पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो मेरे इसके हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि आंखों को जो पोषक तत्व चाहिए वो भी तो डाइजेस्टिव हेल्थ से ही होकर के गुजरेंगे। बिल्कुल। तो आंखों की जगह आंतों का ऑपरेशन कर देना चाहिए क्या? ठीक। तो आफ्टर ऑल जो भी बॉडी को चाहिए पहले वो डाइजेस्ट होगा, फिर उसके पोषक तत्व बॉडी को मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, ये लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोसेस होता है विलय के माध्यम से, और वेस्ट मटेरियल बॉडी से पर डे रिलीज होना चाहिए। अब हो क्या रहा है, वेस्ट मटेरियल ही नहीं निकाल पा रहा है व्यक्ति। इसका मतलब गैस और कॉन्स्टिपेशन। खा तो रहा है, जितना खा रहे हैं उतना निकलता तो है नहीं। समझ रहे हैं सर? तो ये एक समस्या है, इसको हम लोग आसानी से हल करते हैं। पहले चीजों को डायग्नोज करते हैं, देन उसके बाद में बॉडी के कौन से ग्लैंड को, ऑर्गन को, या कौन से हिस्से को हमें स्टिमुलेट करना है, कौन से हिस्से को हमें एक्टिवेट करना है, फिर हम उसको करते हैं ताकि समस्या जड़ से खत्म हो। ठीक। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे नर्वस सिस्टम पे भी गैस की कारण पेन उठता है, तो वो भी खत्म करने की जरूरत है। तो न्यूरोथेरेपी, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, ग्लैंड्स, ऑर्गन, लिम्फ नोड्स, नर्वस सिस्टम और मसल्स के ऊपर वर्क करती है। इसका अपना एक पैटर्न होता है जिसमें प्रेशर, पॉइंट और टाइम तीनों चीजें मैटर करती हैं। कितने सेकंड प्रेशर है, कहाँ देना है और कैसे देना है, ये मैटर करता है। ओके। तो मैं इस आपका जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो शुरू में मैंने कही थी, न्यूरोथेरेपी कहती है कि न दर्द, न दवा, न सर्जरी, न मशीन, न साइड इफेक्ट, ये सब है ही नहीं, तो फिर इलाज होता कैसे है? पैटर्न समझाइए ना। यस, प्रेशर, पॉइंट, टाइम, ये हाथों से और पैरों से दिए जाते हैं। ओके। इसमें एक जो न्यूरोथेरेपिस्ट है, वो अपने हाथों का और पैरों का उपयोग करता है। ओके। अपनी बॉडी के प्रेशर का उपयोग करता है। ओके। इस तरीके से व्यक्ति के जो फॉर्मूलेज होते हैं, पहले डायग्नोज होता है, फिर उसके बाद में दो प्रकार के फॉर्मूले बनाए जाते हैं। अच्छा। केमिकल और फिजिकल। ओके। कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल पे ही लोग काम करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन बॉडी की जो असली इम्बैलेंसिंग है वो है केमिकल की वजह से। अब आप देखिए, हमारे जितने भी अंदर ग्लैंड्स हैं वो क्या बना रहे हैं, हॉर्मोन्स। अभी डिस्टरबेंस किसकी चल रही है, केमिकल की। केमिकल की। शुगर बढ़ रहा है तो उसके लिए केमिकल चाहिए था जो पैन क्रिया को बनाना था, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन। अभी वो नहीं बना रही, इसलिए शुगर का स्तर बढ़ रहा है। समझ रहे हैं सर? तो इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे बॉडी के हलचल हैं जो अभी अंदर इम्बैलेंस है, उसको फिर से बैलेंसिंग करना चाहिए। ठीक है, तो आपने उसको रोजाना थेरेपी देना शुरू करना है, और अब जो न्यूरोथेरेपिस्ट होते हैं वो रोजाना आधे एक घंटे प्रेशर के थ्रू उनका 2 फार्मूला पर इलाज शुरू कर देते हैं। हाँ, जितने भी फार्मूला उसके बनते हैं, हाँ, उतना फार्मूले के आधार पे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, और वो रोग में आराम होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है सर। आपने एक बहुत मजेदार बात बीच में कही कि ज्यादातर चीजें, आपको कोई भी रोग हो, जिम्मेदार अल्टीमेटली आपका पेट ही है, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा तो रोग होगा। पाचन स्वास्थ्य पर जोर दे रही है आपकी जो न्यूरोथेरेपी है। पाचन स्वास्थ्य कैसे काम करता है और न्यूरोथेरेपी पाचन स्वास्थ्य को कैसे बेटर बनाती है? बिल्कुल, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। न्यूरोथेरेपी हर चीज के लिए वर्क करती है, लेकिन आज हम लोग विशेष बात कर रहे हैं पाचन स्वास्थ्य हेल्थ के प्रति। तो देखिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि कई सारे ऑर्गन्स और ग्लैंड मिलकर के डाइजेशन का काम करते हैं, तो उन सबको ही बेहतर करना पड़ेगा। अभी कितने सारे लोगों को सुबह फ्रेश होने में प्रॉब्लम होती है, यार फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए गोली खानी पड़ती है ना, या कोई सिरप है या फिर कुछ भी खाते, चाय पीना, कॉफी पीना, लाइक दैट। लेकिन क्या ये समझा कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं या ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन का रोल प्ले करते हैं? अगर उनको ही एक्टिवेट नहीं करेंगे या उनको समझ ही नहीं पाएंगे
तो ये समस्या लगातार निरंतर बढ़ती रहेगी। जैसे कॉमनली आपने देखा होगा लोगों को कहते हुए कि उनको 10 साल से समस्या है डाइजेशन की, 20 साल से समस्या है, 30 साल हो गए मेडिसिन खाते हुए। इवन आपने देखा होगा जैसे हमारा जो नेवल, जैसे नाभि कहते हैं, वो एक सेंटर पॉइंट है, उसके नियर बाय बहुत सारे जो ग्लैंड्स और ऑर्गन लगे हुए हैं। ठीक, कई बार लोग पेन बताते हैं कि यहाँ साइड में पेन हो रहा है, नीचे हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है। क्यों हो रहा है? इट मीन्स जो ऑर्गन और ग्लैंड है अभी वो डिस्टर्ब है, इसलिए पूरा का पूरा सिस्टम हिला हुआ है। कितने सारे लोगों को हम लोग डायग्नोज करते हैं, उनकी नाभि ही सेंटर में नहीं होती है, तो उनको हमेशा पेन रहता है। जिनका लीवर डिस्टर्ब रहता है, फैटी हो जाता है लीवर, उनको यहाँ साइडों में पेन होता है। हाँ। पता लगा व्यक्ति सुन लिया कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है पीने के लिए, तो 8-8, 10-10 लीटर पानी ही पी रहा है। ठीक है, तो किडनी पे लोड नहीं बढ़ेगा क्या? तो लोग क्या करें, उनको इंस्टाग्राम पे कोई रील मिल जाती है, वो कहते हैं पानी खूब पीजिए, अगर आपको हेल्दी रहना है तो खूब पानी पीजिए। बिल्कुल, तो लोग पानी पी रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है कि मेकअप मार्केट में खूब है, जितना मर्जी लगा लो, तो एक दिन गोरे दिख जाते हैं, लेकिन एक्चुअल बॉडी कैसी है? काली है, या जो भी कलर है। इसी प्रकार से इंटरनल बॉडी ही गंदी है, अंदर से क्लीननेस नहीं है, हम बाहर से कितने मर्जी करते रहें। इवन मैंने तो यहाँ तक देखा है या सुना है, एनिमा तक यूज करते हैं लोग, किस लिए? यार फ्रेश नहीं हुए 3 दिन से। ठीक है, मैं तो कहता हूँ ये समस्या ही जड़ से खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैं बहुत लंबे समय से काम भी कर रहा हूँ, और मेरा उद्देश्य भी यही है कि केवल डाइजेशन ही नहीं, जितनी भी समस्या है, ठीक है ना, उस पर अच्छे से व्यक्ति को काम करना चाहिए और वो ठीक होना चाहिए। समस्या क्या आती है सर? समय और धैर्य ये नहीं है। आज व्यक्ति एक भाग दौड़ में लगा है, कहता है हाँ कितना टाइम लगेगा, और धैर्य तो बिल्कुल नहीं है। चुटकियों में न्यूरोथेरेपी बहुत फास्ट काम करती है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर व्यक्ति हमें हमारे हिसाब से काम करने दे, तो हम खुद ही सुपर फास्ट तरीके से काम करते हैं। हम खुद चाहते हैं जो व्यक्ति की सालों की समस्या है वो दिनों में या महीनों में खत्म हो जाए, और जड़ से ही खत्म हो जाए। मैं ये सवाल ही पूछना चाह रहा था आपसे कि एलोपैथी के कामयाब होने का दुनिया भर में एक बड़ा कारण यही है कि वो लोगों को लगता है कि चुटकियों में आराम दे देती है। दूसरी जो चिकित्सा विधियां रहीं उनके साथ ये जुड़ा रहा कि इनमें बहुत वक्त लगता है, खासतौर पे जैसे होम्योपैथी के बारे में कहा जाता है कि बहुत टाइम लगता है। न्यूरोपैथी में भी टाइम का क्या स्लॉट है? एक उदाहरण के तौर पर हम किसी की हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक जो स्टोमक है उसको ही ले लें, तो ऐसे बंदे को ठीक करने में आपको कितना वक्त लगता है? मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल करके। मेरे मिसेस वो खुद एक नर्स थी, ठीक है, और उनको काफी लंबे समय से डाइजेशन के कुछ इशू थे, और इवन वो धीरे धीरे आफ्टर प्रेगनेंसी पाइल्स में भी कन्वर्ट हुआ। ठीक, आप कहते हैं ना कि आपकी मिसेज है, दुनिया पे तो ट्रस्ट होगा लेकिन आपके ऊपर नहीं होगा। तो उन्होंने भी बहुत सारे जतन किए, और मैं इन चीजों को देख रहा था कि जब ये बहुत परेशान हो जाएंगी, तब मैं, जब इनका ट्रस्ट मेरे ऊपर बढ़ जाएगा, तब कहीं जा करके काम करेंगे। तो फिर आफ्टर ऑल वो जब हर चीज से परेशान हो गई, ठीक, हर चीज को उन्होंने यूज किया, दवाइयों का, एलोपैथी, होम्योपैथी, व्हाटएवर जो उनको मिला, क्योंकि हर एक व्यक्ति क्या चाहता है, चाहे वो मेरी मिसेज हो या कोई भी हो, स्वस्थ हो। बिल्कुल। मात्र 1 महीने के अंदर मैंने अपनी मिसेज को 100% ठीक कर दिया। जो पाइल्स के जो मस्से हैं वो भी मैंने खत्म किए। किससे? अपने न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के आधार पे। अब इससे फास्ट और क्या चाहिए? अब व्यक्ति कहे 1 दिन में हो जाए, तो चुटकियां बजाते ही समस्या का हल नहीं निकल सकता है। इट विल टेक टाइम जी, एंड कीप पेशेंस। बहुत सारे लोगों को सर ये एक समस्या होती है सुबह के वक्त की, कि मॉर्निंग अच्छी नहीं होती है लोगों की, पेट साफ नहीं हो रहा, और फिर दिन भर लोग परेशान रहते हैं। क्या न्यूरोथेरेपी में ऐसा कुछ जादुई इलाज रहता है कि जिससे लोगों का मॉर्निंग जो है वो वक्त उनका सही हो जाए? यस, व्हाई नॉट। देखिए, टाइम देना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, स्टमक का, पेट का जो हाइड्रोक्लोराइड एसिड बढ़ाना है, हाँ, ताकि खाने को अच्छे से गलाया जा सके। हाँ,
दूसरा आंतों की मूवेबिलिटी, अच्छा। अगर इसको बेहतर कर दिया जाए तो समस्या बहुत जल्दी सॉल्व होती है। हम्म। ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और हम बहुत अच्छे तरीके से इनको हैंडल भी करते हैं ताकि ऐसी समस्या फिर नहीं रहती है। यस, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि नेचर के प्रति भी व्यक्ति को सोचना चाहिए, ठीक। और मुझे रिसर्च करना भी बहुत अच्छा लगता है, चीज़ों को समझना, और फिर मैंने भी कुछ चीज़ें डेवलप जो की रियली में फैंटास्टिक। इवन अगर मैं आपको कुछ बोलूं तो शादी में हमें आप देखते हैं सर, पार्टीज में देखते हैं खाना पीना के ऊपर कितना फोकस किया जाता है, लेकिन आप देखते होंगे कि ऑलमोस्ट जो फूड होता है वो रिफाइंड में बनाया जाता है। और रिफाइंड क्या है? कार्सोजेनिक। मींस कार्सोजेनिक जो चीज़ें होती हैं वो कैंसर तक को डेवलप करती हैं और ब्लॉकेज को फास्ट बना देती हैं, यानी कि और तेजी से ब्लॉकेज बढ़ती हैं। अब एक प्रचलन है फूड खाने का, वो किस चीज़ का है? मैदा, वाइट फ्लोर, ऑयली एंड स्वीट, मीठा, यही चीज़ें ज़्यादा ट्रेंडिंग में होती हैं। अगर सपोज कीजिए कईयों का मेटाबॉलिक रेट जो है बहुत स्लो है और हो सकता है वो थोड़ा बहुत ही खाने को डाइल्यूट कर सके या पचा सके। अब वो खाना तो खा रहा है इतना, अब उसके लिए टाइम भी बहुत सारा चाहिए। सुबह हो गई, रात का खाना तो पचा नहीं, सुबह उठ के चाय पी ली, 2 टोस्ट खा लिए या कोई गोली खा ली या कुछ भी हो गया, एक खाना ठीक से पचा नहीं, बॉडी से रिलीज नहीं हुआ, दूसरा डाल लेते हैं, ठीक। तो अब हमारा जो मेटाबॉलिज्म है या मेटाबॉलिक सिस्टम है, उसको उस फूड को भी हो सकता 8 घंटे के लिए प्रोसेस करना पड़े। तो अभी जो बाहर निकालना था, जो वेस्ट मटेरियल है जो इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है, अभी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको बाहर निकाले या जो हमने खा पी लिया है सुबह सुबह उठ करके उसको पचाए। अगर पाचन क्रिया में हम उसको लगा के रखेंगे तो ऑलमोस्ट व्यक्ति फ्रेश नहीं होगा। और थोड़ा इसके प्रति भी व्यक्ति को सोचना चाहिए। ये कैसे समझ पाएंगे? जब हर घर में कोई चीज सीखने समझने वाले होंगे। जैसे आज स्टूडेंट या हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें लिखें। पहले के माँ बाप और बच्चों में एक अच्छी बाउंडिंग थी कि पिता को पैर में दर्द हो रहा तो पैर दबा देते हैं और रिलैक्स मिल जाता था। माँ को सर में दर्द होता तो बेटी हल्के से सर दबा देती थी और दर्द ठीक होता था। इसी प्रकार से मुझे जो लगता है, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, एवरीवन शुड लर्न न्यूरोथेरेपी। हर किसी को सीखनी चाहिए। अगर ऐसा प्रोसेस बनता है तो रियली में जो बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और जो बहुत सारे केसेस में देखते हैं, आए दिन देखते हैं कि इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है कई सारे पेरेंट्स को और बच्चे देखते रहते हैं, ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है। मेरे हिसाब से ऐसी परिस्थिति ही नहीं होगी। मैं यहाँ पे एक किस्सा आपको बताना चाहूंगा। मेरे घर में कोई एलोपैथी दवाई नहीं आती। अच्छा। वाई? बच्चे हैं, खाते पीते हैं, पीठ पीछे भी करते हैं। मेरे बेटे को भी फीवर होता है, जब कभी हुआ कौन ठीक करता है? डॉक्टर नहीं, मैं खुद ठीक करता हूँ। एक ट्रीटमेंट के अंदर 5 to 10 मिनट्स के अंदर फीवर ही ठीक कर देते हैं। फीवर का कनेक्शन लीवर से है। फीवर इज कनेक्टेड टू लीवर, तो उसका स्टिमुलेशन कर देते हैं और जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर दिया, ठीक हो गया। ऐसी कितनी सारी समस्याएं हैं जो मैं खुद ही हैंडल करता हूँ। मेरे बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी कहते हैं, कोई भी जब भी समस्या होती है तो सर में भी दर्द हो रहा है, पापा ठीक कर देंगे। उनका भी फोकस एलोपैथी या मेडिकेशन की तरफ नहीं है। वाई? प्रॉब्लम भी बॉडी की, सोल्यूशन भी बॉडी है। आना चाहिए। सर, आपकी बातों से लग रहा है कि बहुत ही कामयाब चीज है ये, इसको हर किसी को सीखना चाहिए। लेकिन हर कोई नहीं सीख रहा है। हर कोई तो पार्टीज कर रहा है और पार्टीज करने के दौरान फिर वो जो अल्कोहल इनटेक कर रहा है या जो खाना खा रहा है, उससे फैटी लीवर बहुत बढ़ रहा है लोगों का। बिल्कुल। क्या है ये फैटी लीवर और न्यूरोथेरेपी इसका इलाज कैसे देती है? पहले मैं आपको एक कॉमन सी बात बताना चाहूंगा जो बहुत है। हर एक दुनिया का व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, विकास की तरफ बढ़ रहा है।
ठीक है, कि विकास होना चाहिए टेक्नोलॉजी का, इसका, मशीनरी का। हम्म, इसका तो विकास सोच रहे हैं, हम्म, लेकिन शरीर का। उसको तो खराब ही कर रहे हैं। हाँ, तो फिर जिस चीज का विकास सोच रहे हैं उसका विकास हो जाएगा, लेकिन डैमेज क्या होगा? शरीर। शरीर। दैट्स वाई इतनी सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। अब बात आती है फैटी लीवर की। फैटी लीवर कब होता है? जब लीवर उस फैट को गलाने के लिए, तोड़ने के लिए पित्त बनाना बंद कर दे। इसका मतलब क्या है? फैटी लीवर तब होगा जब लीवर ही 70 से 80% खराब हो जाता है। ओके। यस। तो अभी लीवर 70 to 80% फैट को पचाने के लिए काम ही नहीं कर पा रहा है और व्यक्ति इसको कॉमनली लेता है, फैटी लीवर ही तो है, बस दैट्स ऑल। अब आप सोचिए, लीवर के अंदर गंदा फैट और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाते हैं। इवन गॉल ब्लैडर से पहले स्टोन होती है लीवर के अंदर, और फैट भी जमा है। अगर मैं बोलूं कि सर्दियां हैं सर, अभी आपने एक सिंपल सी जैकेट पहन रखी है, आप 5 जैकेट क्यों नहीं पहन लेते? जब 5 मोटी मोटी जैकेट पहनेंगे तो मुझे बताइए कि हाथों को मूव कर पाएंगे? यानी कि 100% हैंड या बॉडी लॉक हो जाएगी। दैट्स वाई इतना फैट लीवर के ऊपर डिपॉजिट हो चुका है, वो उसके अंदर डिपॉजिट हो चुका है, वो फैट को गलाने के लिए बाइल का प्रोडक्शन तक नहीं कर पा रहा है। ओके। और व्यक्ति इसको कॉमनली ले लेता है, इसीलिए लीवर सोराइसिस होता है। तो शुरू कहाँ से हुआ? फैटी लीवर से। यस। आपके लीवर को सही ना तो पोषण मिला और ना उसका जो काम है वो सही तरीके से कर पाया। और न्यूरोथेरेपी से क्या करते हैं हम लोग? लीवर को ही स्टिमुलेट कर देते हैं। ओके। और नाउ आई हैव उसको कंटिन्यूअसली कई दिनों तक आपकी जो तरीका है, विधि है, उसको प्रेशर करते हैं। बिल्कुल 100% हमारा लीवर पहले जैसा हो सकता है। 100% का मतलब 100% ही होता है। ठीक है। साथ ही साथ हमारे पास एक दो और दूसरे प्रोसेस हैं। हम चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं ना बहुत फास्ट हो, तो वो सोल्यूशन भी हमारे पास है। चलिए, इसका तो सॉल्यूशन आप कह रहे हैं कि है। एक बीमारी ऐसी है जिसका सॉल्यूशन कोई नहीं देता है, और कहते हैं कि एक बार डायबिटीज किसी को हो जाती है तो वो जिंदगी भर उसके साथ ही रहती है। और डायबिटीज का जितनी जानकारी मेरी है, अब तो भारत चूंकि डायबिटीज पेशेंट को लेकर कैपिटल बन गया है, तो हर किसी को बहुत सारी जानकारी है। डायबिटीज के साथ बहुत सारे रोग फिर शरीर में जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। न्यूरोथेरेपी क्या डायबिटीज वाले पेशेंट को भी क्योर करती है? बिल्कुल। देखिए, न्यूरोथेरेपी का मकसद है ऑर्गन्स और ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा आपको साइंस के हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा। ग्लूकोज बढ़ रहा है, यानी कि व्यक्ति खाने में कार्बोहाइड्रेट या डायरेक्टली मीठा ले रहा है। कार्बोहाइड्रेट खाने में मीठा नहीं लगता है, लेकिन वो आफ्टर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट होता है। और डायरेक्टली ग्लूकोज लेते हैं लाइक मीठा, वो कन्वर्ट हो जाता है। अब पैनक्रिया की बारी आती है उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, इंसुलिन मेंटेन करने के लिए। तो क्या बनाता है पैनक्रिया? इंसुलिन। ये पहला पार्ट हुआ। यानी कि कहते हैं ना कि हमारी भी पूरी बॉडी है, हमारा भी हेड है और पैर भी है ना। और इसी प्रकार से पैनक्रिया का हेड जो होता है वो क्या बना रहा है? इंसुलिन। और उसकी टेल क्या बना रही है? डाइजेस्टिव एंजाइम। अच्छा। तो अभी जब पैनक्रिया ही काम नहीं कर रही है तो ग्लूकोज का स्तर भी बढ़ रहा है ब्लड के अंदर, और वहां खाना पीना जो हजम हो जाना चाहिए, वो ब्रेक होना चाहिए, वो हो भी नहीं रहा है, स्पेशली प्रोटीन। तो उसके लिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए बॉडी को, वो कौन दे रहा था? पैनक्रिया। यहाँ तो किसी का फोकस ही नहीं है। और न्यूरोथेरेपी क्या करती है? पैनक्रिया को ही स्टिमुलेट करने की कोशिश करती है। अगर हमारी पैनक्रिया फिर से स्टिमुलेट हो जाए तो समस्या नहीं हल हो जाएगी। और अगर वो प्रॉपर इंसुलिन देने लगे तो आपका जो इनटेक ग्लूकोज है वो टूटने लगेगा, गलने लगेगा। दूसरी बात, अगर ओवर ग्लूकोज बढ़ रहा है, वो कहाँ है? स्टोर ब्लड के अंदर। इट मींस अगर हमारे जो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, फोन के अंदर अगर ओवर स्टोरेज ऑफ पावर रखने लगे तो ब्लास्ट हो जाते हैं। जैसे कुछ फोन पहले ब्लास्ट हो जाते थे, चार्जिंग पे लगा दिया, बैटरी में ओवर एनर्जी, ओवर चार्जिंग हो गई और ब्लास्ट हो गई। हाँ। अब ऐसे ही हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लास्ट नहीं हो रही हैं, तो उसका फिल्ट्रेशन जो ओवर ग्लूकोज और साथ साथ दूसरे जो वेस्ट मटेरियल है लाइक यूरिक एसिड एंड किटनाइन और भी दूसरे वेस्ट मटेरियल, इनको किसको फिल्टर करना है?
किडनीज को। हाँ, इट मीन्स ग्लूकोज बढ़ रहा है तो लोड किस पे बढ़ रहा है? किडनी पे। तो अभी मुझे बताइए, किडनी क्या कर रही है? नेचुरल डायलिसिस। अभी क्या हो रहा है? मशीनरी का डायलिसिस। मशीन, हाँ। तो अभी अगर आप नेचुरल सिस्टम को खराब करेंगे तो मशीनों पे जाना पड़ेगा। कितना बुरा लगता है डायलिसिस होना, ठीक है? तो नेचुरल डायलिसिस सिस्टम को खराब मत कीजिए। इसलिए न्यूरोथेरेपी इसका भी ध्यान रखती है, यानी कि इसमें भी एक ट्रीटमेंट है ऑलरेडी, जिसको हम लोग किडनी क्लियर ट्रीटमेंट कहते हैं। लेकिन मैं सर वहीं वापस फिर आऊंगा, क्या क्योर करने की बात है न्यूरोथेरेपी में? डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं हम? देखिए, मैं क्योर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली हमें पैनक्रिया को स्टिमुलेट करना है। पैनक्रिया का काम है ग्लूकोज को हैंडल करना। ओके। तो हमें किसको ठीक करना है? पैनक्रिया को। पैनक्रिया को। और किडनी को, जिसको शुगर ऑलरेडी हो गया है, उसका केवल इतना ध्यान है, शुगर है गोली खा लो। तो इसके कुछ रिजल्ट, कुछ फैक्ट्स हैं आपके पास? आपने जो रिसर्च किए या आपके जो पेशेंट्स हैं, उन्होंने उनके शुगर लेवल को इस तरीके से मेंटेन किया गया कि वो एक स्वस्थ इंसान की तरह ही उनका लेवल आ गया हो? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऑलरेडी जिसके प्रति हम लोगों ने काम किया। मैं एक अपने सेंटर की बात बताता हूँ। एक 14 साल का लड़का, एक अकेला पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स को बड़ा प्यार भी आता है, दादी को प्यार आता है, और उसका खान पान बड़ा डिस्टर्ब था। और आफ्टर ऑल धीरे धीरे उसका शुगर का स्तर बहुत हाई हो गया। ना उसको पता, क्यों ना पेरेंट्स को पता होता है, वो लाड़ प्यार के उसमें रहते हैं। और एक दिन वो चक्कर खा के गिर गया, पड़ोस की ही बात है। और शुगर की वजह से उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। इवन जो उनके पेरेंट्स ने बताया कि वेंटिलेटर पे भी रखा, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। और लगभग उसको इंसुलिन दिया गया 200 यूनिट, 250 यूनिट, इतना कंट्रोल करने के लिए। फिर वो व्यक्ति, वो जो लड़का है, वो बाहर आया, और जब इंसुलिन के लिए उसको बोला कि भी परमानेंट इसकी डोज है, तो भी उसका जो शुगर लेवल है 400-500 रहता था। ठीक, क्योंकि हम उनके पड़ोसी हैं, तो कहते हैं ना कि पड़ोसी पड़ोसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो वो भी करते रहे। और वो मेरे बारे में जानते थे कि मैं एक न्यूरोथेरेपिस्ट भी हूँ और हेल्थ कंसल्टेंट हूँ। फिर आफ्टर उन्होंने अपने बेटे को मेरे से मिलवाया और डिस्कशन किया इसके प्रति। मैंने कहा यस, हम लोग काम करेंगे, लेट अस वर्क। तो मेरा कहना ये है कि आप हमें काम करने दीजिए, हम लोग फास्ट नहीं सुपर फास्ट तरीके से काम करेंगे। अभी वही लड़का है, उसकी इंसुलिन आधे से भी नीचे आ गई है और शुगर भी आधे से नीचे आ गई है। इवन उसका जब उसने दोबारा टेस्ट करवाया, तो उनकी खास बात डॉक्टर ने बोली कि जो उन्होंने मुझे बताई कि आसपास के जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, समझिएगा, पैनक्रिया के आसपास के ऑर्गन्स हैं, सभी इतने में तो हैं, ठीक, वो बेहतर हो रहे हैं और पैनक्रिया भी धीरे धीरे काम कर रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी आपके बेटे की इंसुलिन बंद हो जाएगी और कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। और अभी उसको हमारे यहाँ आते हुए 1.5 से 2 महीना हुआ है। वेरी गुड। तो मुझे लगता है सर कि न्यूरोथेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा मिलता जुलता नेचुरोपैथी से भी है कि हमें आपका पेट ठीक करना है। पाचन स्वास्थ्य अगर ठीक होगा तो शरीर के कोई भी अंग बीमार होंगे तो वो ठीक बीमार नहीं होंगे, बीमार ही नहीं होंगे। यस। तो यहाँ पर मैं आपको देखिए सबसे पहले बताना चाहूंगा, अधिकतर लोगों का, अभी मैंने बताया था सर कि फोकस कहाँ है? विकास। ठीक है, अगर बहुत सारे ऐसे हम लोग साइंटिस्ट को देखते हैं जिन्होंने एक मशीन बनाई, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बना दी और ये बनाया वो बनाया, तो उसके ऊपर तो फोकस रहता है। नेचर के ऊपर किसका फोकस है? नेचर के ऊपर तो नहीं है ना, लेकिन मिला किससे है सब कुछ? नेचर से। तो ट्रस्ट करना ना करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है सर। ठीक, अगर यहीं पर करोड़ों की मशीन लगा दें तो इससे शुगर ठीक हो जाएगा तो लोग भागेंगे। अभी हम कह रहे हैं कि बॉडी के ऑर्गन्स और ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना है, नर्वस सिस्टम को बेटर करना है, मसल्स को बेटर करना है, इवन बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी मेरे हिसाब से जल्दी लोग नहीं समझ पाएंगे, इतना फास्ट है न्यूरोथेरेपी। क्या हम दूसरे रोगों का भी उपचार न्यूरोथेरेपी के माध्यम से कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट? या फिर सिर्फ पेट से जुड़े रोगों पर ही इसकी अच्छी कमांड है? यस, हाँ, पेट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। देखिए, पेट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, बॉडी का ही एक हिस्सा है। लेकिन जितने भी बॉडी के अंदर
बीमारियां हुई या तो किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हुई। तो अब आप देखिए ऊपर वाले ने जिसको नाम दिएगा हाइड्रोक्लोराइड एसिड, ये किसी साइंटिस्ट नहीं या किसी व्यक्ति ने तो नाम रखा होगा बिल्कुल कि पेट के अंदर ऐसा कोई जूस है हाँ जिसको हम लोग HCl कह सकते हैं। बिल्कुल हाँ ठीक है, हाँ पता नहीं गॉड ने क्या रखा उसका नाम, कोई जानता है क्या? सही बात नहीं हाँ, जानते। अभी वो एक ऐसी चीज है जो हर बैक्टीरिया या वायरस को उसी के अंदर खत्म कर देगी। अभी लोगों का एसिड का स्तर ही इम्बैलेंस है, इसीलिए बीमारियां लग जाती हैं। तो पेट का हाइड्रोक्लोराइड एसिड का बैलेंस होना बहुत जरूरी है इस समस्या के लिए। अब बात है दूसरी समस्या है, हर एक समस्या के लिए न्यूरोथेरेपी वर्क करती है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स से तो जूझते ही हैं, थायराइड जैसी प्रॉब्लम भी कई लोगों को इसके साथ जुड़ जाती है, फिर लोगों की ओबेसिटी भी बढ़ती है, थायराइड हो जाता है, समस्या बढ़ जाती है। yes. तो ओबेसिटी पर और थायराइड पर क्या कमांड रखती है न्यूरोथेरेपी, ये थोड़ा समझा दीजिए। हाँ, इसके लिए मैं अपने बिहाफ पे आपको बताऊं सर। देखिए ओबेसिटी बढ़ रही है, ठीक, यह व्यक्ति ने बहुत मेहनत करके वेट कम किया, अब वो मेहनत के लिए उसके पास टाइम नहीं है, छोड़ दी, फिर वेट बढ़ गया, पेट बढ़ गया, फैट बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं सर? मेटाबॉलिज्म उनका बहुत स्लो है, समझ रहे हैं सर? अगर मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट किया जाए तो ये समस्या नहीं होगी। जैसे पहले के लोगों के साथ में क्या था, आज के लोग तो कोई भी डाइट नहीं खाते हैं जितने पहले के लोग खाया करते थे, फिर भी कैसे थे? हेल्दी और फिट, पेट कहीं बाहर रहता था, ओबेसिटी से इतने ग्रसित थे नहीं। आज क्या है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया लोगों का। अब बात करते हैं थायराइड की, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल को समझना पड़ेगा, और वो ट्रायंगल है थायराइड, लीवर और ओवरीज। अगर किसी जेंट्स को थायराइड होता है तो कैसे होता है, उसके अंदर तो ओवरीज ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर लीवर डिस्टर्ब होगा तो 100% थायराइड हो सकता है। ओके तो जेंट्स के अंदर थायराइड की जो अगर कंडीशन पैदा होगी तो लीवर खराब होने से होगी। ओके, क्योंकि लीवर हर एक हार्मोन्स को बैलेंस करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। तो न्यूरोथेरेपिस्ट को घूम फिर के लीवर को ही स्टिमुलेट करना पड़ेगा उस कंडीशन में। अब दूसरी बात, बहुत सारी लेडीज हैं जिनको थायराइड है, ओबेस भी हैं, तो उनको कैसे हुआ थायराइड? तो जो थायराइड को हार्मोन चाहिए या बन भी रहे हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फीमेल को अधिकतर जो थायराइड कंडीशन होती है ओवरीज डिस्टर्ब होने के कारण होती है। अच्छा, ओवरीज क्या बनाती हैं? हार्मोन, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन हार्मोन। उसकी कनेक्टिविटी भी थायराइड से है और लीवर से है, लेकिन आपस में इनकी कनेक्टिविटी टूट गई। साथ साथ थायराइड की वर्किंग भी स्लो हो गई। थायराइड यहाँ से कमांड दे रहा है ओवरीज को, लीवर को। जैसे मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, आप फोन पे लगे हो तो मेरी बात को सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। तो ऐसी ओवरीज भी बोल रही है, लीवर भी बोल रहा है, थायराइड भी बोल रहा है, आपस में किसी की कनेक्टिविटी नहीं है। दैट्स वाई लगातार तेजी से मेटाबॉलिज्म लोगों का स्लो हो रहा है, थायराइड हो रहा है, और दूसरी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। फीमेल डिसऑर्डर बहुत है, ये एक अलग टॉपिक है। मुझे सर एक बहुत कॉमन सवाल है, वो समझा दीजिए, क्योंकि हम इंस्टाग्राम और रील्स के उस जमाने में हैं जिसमें हेल्थ से जुड़े 50 रील्स आते रहते हैं और हर तरह की जानकारी उसमें होती है। कुछ लोग कहते हैं कि पानी बहुत पीना चाहिए, वो आपको सेहतमंद रखता है, और पानी ज़्यादा पीने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं पानी गुनगुना पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि आरओ का पीना चाहिए, कुछ कहते हैं आरओ का नहीं पीना चाहिए। पानी को लेकर ही 50 तरह के सजेशंस हमें इंटरनेट वर्ल्ड में मिल जाते हैं। आपके हिसाब से, न्यूरोथेरेपी के हिसाब से, पानी का सही इंटेक क्या है, उसका सही टेम्परेचर क्या है, और यही फॉर्मूला अगर मैं खाने पर भी पूछना चाहूँ कि हमें खाना कैसा खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए, खाने और पीने को। पहले देखिए सर, मैं इसको ही बताऊंगा पानी और खाने को लेकर के, लेकिन आपने बोली ना कॉमन सी बात रील्स का। हाँ, देखिए जमाना बहुत फास्ट है। एक टाइम वो था जब किसी के पास ना फोन थे, ना ही घर में ज्यादा टीवी हुआ करते थे। अब पता लगा पड़ोस के घर में रामायण शुरू हो गई है, ठीक, ये सैटरडे के दिन अब VCR चलना है, वहां पर 3 फिल्में दिखाई जानी है। तो इसका मतलब व्यक्ति के पास में क्या था? टाइम था, ठीक। तो टाइम तो तब भी वही था, अभी वही है, लेकिन अब क्या है, बहुत फास्ट हो गया है ना।
इसलिए आप देखिए ना, 3 घंटे की कौन फिल्म देखना पसंद करता है, या रामायण कौन देखना पसंद करता है? कहते हैं 1 मिनट की रील, हंसना भी और रोना भी साथ साथ होना चाहिए। हाँ। ये हो गया है। तो जमाना बहुत फास्ट है, और मैंने आपको पहले ही बोला था, स्वस्थ रहने के लिए समय और धैर्य दोनों चाहिए, और लोगों के अंदर आज यही 2 चीजें मिसिंग है। अब बात करते हैं पानी की, हाँ। और खाने की। हमारा जो शरीर वो संवेदनशील है। अगर आपको प्यास लगेगी तो गला बताएगा ना, मुंह बताएगा ना, होठ बताएंगे ना कि प्यास है, और ब्रेन भी बोलेगा पानी पी लो, तभी तो पियेंगे, या किसी के कहने से पियेंगे। सपोज कीजिए अभी आप पानी पी चुके हैं और खूब सारा पानी पी चुके हैं, अब मैं आपसे बोलूं सर 1 लीटर पानी पी लीजिए, पियेंगे क्या? नहीं पियेंगे। बस कॉमन सी बात है, शरीर संवेदनशील है। प्यास लगे तो पियो, नहीं लगती मत पियो। तो वो जो लोग कहते हैं कि 6 लीटर पीना चाहिए, 8 लीटर तो पीना ही चाहिए, पहले तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हाँ। फिर आज क्यों ऐसे कॉन्सेप्ट बनाए जा रहे हैं? आई डोंट नो। अब आप देखिए ना, मैंने जैसे आज जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं, यहाँ पर सुनता हूँ सेंटर में वही कई सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमें जब प्यास लगती थी पहले, बुजुर्ग भी आते हैं बहुत, कि हम तो नदी में से गड्ढा खोद के पानी को साफ करके पी लेते थे। क्यों? प्यास लगी थी। तो घर तक कौन जाए, गड्ढा खोदो, पानी साफ करो, पी लो। ठीक है, तो यानी कि प्यास से है कनेक्शन उसका, कितने लीटर से उससे नहीं है। ठीक। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, हमारा जो शरीर का 70 से 72% जो हिस्सा है वो पानी से बना हुआ है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में जब प्यास लगे पानी पियो, ताकि पानी को रिप्लेस किया जाए। अगर पुराना ही पानी बॉडी के अंदर रहेगा तो भी दिक्कतें हैं, और ओवर पिएंगे तो भी दिक्कत है। ओवर पानी किडनी के ऊपर लोड डालेगा। अब जो लोग पानी नहीं पीते, पानी को रिप्लेस कर लेते हैं कोल्ड ड्रिंक से, सॉफ्ट ड्रिंक से, कॉफी से, चाय से, कि वो पानी बहुत कम पीते हैं, दूध पीते हैं, कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, ब्लैक टी, ग्रीन टी, लाइक दैट, ये सब करते हैं। तो पानी की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। पानी मतलब पानी ही है, पानी ही है। वेरी सिंपल है। यानी कि हमें अपने शरीर की जो संवेदना, डिमांड है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। शरीर को अगर लग रहा है कि पानी पीना है तो ही पानी पीना है। बिल्कुल। क्या ज्यादा पानी पी लेने के अपने नुकसान भी है? आपने देखा होगा एक टाइम ऐसा था कि जो पहले है ना, वो पानी भरने के लिए कई सारी लेडीज हैं, मटके लेके जाती थी, पानी भरती थी और आती थी, और कम पानी वो कहते ना छलकता था तो उसकी आवाज आती थी। आपने भी कभी ऐसा नोटिस किया होगा, जब जरूरत से ज्यादा पानी पी लेते हैं तो हम जब पैदल चलते हैं तो उसकी आवाज आती है। आवाज आती है, यस। फिर क्यों इतना लोडेड करना? नीड के अकॉर्डिंग चलना चाहिए ना। ओके। लगे तो पियो, नहीं लगती मत पियो। और यही सिद्धांत हमारा खाने पे भी भोजन के लागू ऊपर है। ओके। ठीक है, पता लगा आप घर से खाना निकले थे, अब आपको पसंद है रसमलाई, और सामने जा रहे थे आप ऑफिस की तरफ, या चाट पसंद है तो वहां से दिख गई तो मन बोले यार खा लें। पहले का खाना पचा नहीं, वो खाने को पचाने के लिए, ब्रेकफास्ट को पचाने के लिए 8 से 10 घंटे लगने थे हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को। दूसरा एक खाना डाल दिया, अभी कितना टाइम हो गया? 8 दूनी 16 घंटे उस फूड को पचाने में लगेगा। फिर दूसरा, बॉडी की बैलेंसिंग के लिए जो हार्मोन्स बनेंगे वो कौन बनाएगा? ग्लैंड्स और ऑर्गन। टाइम ही नहीं उनके पास में, इसीलिए इम्बैलेंसिंग हो रही है। ओके। अब मैं आपके इसी जवाब से एक सवाल निकालता हूं। आपने कहा कि जो हमारी बॉडी डिमांड कर रही है उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। कई बार हमें भूख की क्रेविंग होती है, ऐसा लगता है कि शरीर कह रहा है कि कुछ ना कुछ खा लीजिए, और वो क्रेविंग कई बार ओबेसिटी की तरफ ले जाती है, लोगों को रोगों की तरफ ले जाती है। तो हम उस क्रेविंग को भी बॉडी की डिमांड मानकर पूरा करते हैं, तो उसके नुकसान भी तो होते हैं। तो वो देखिए, ब्रेन है ना, जो ब्रेन है उसको बॉडी से मतलब नहीं है, उसको अपने से मतलब है। अच्छा। टेस्ट चाहिए तो चाहिए। ब्रेन से मतलब आपका मन से है। यस। ठीक है, जैसे आपने बोला कि भाई आज तो रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है ना, तो क्या करेंगे आप? कहीं भी जाएंगे, खोज के लाएंगे और क्या खाएंगे? रसगुल्ला। बस। तो ब्रेन उतनी देर के लिए, जो टेस्ट बर्ड है ब्रेन में, वो शांत हो गया। अब उस रसगुल्ले से जो बॉडी में गया है, कितना ग्लूकोज बढ़ेगा, ब्रेन का क्या मतलब? मतलब इच्छा मन की थी और बीमार शरीर पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए आप देखिए ना, ओबेसिटी तेजी से बढ़ रही है, दूसरी बीमारियां बढ़ रही हैं। थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है। दूसरा ये होता है कि खा भी लें, और पहले भी लोग खाते थे, ऐसा तो नहीं कि लोगों ने नहीं खाया। मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। आज लोग बाग थोड़ा सा मीठा नहीं पचा पा रहे हैं। पहले हमें लोगों ने देखा है, एक खाने का कंपटीशन सा चलता था, कंपटीशन होता था, और व्यक्ति ने मूंछ पे हाथ फेरा
और निकल गए लड्डू खा करके 1-1 किलो 2-2 किलो मीठा खा करके शर्त लगा करके, उनको कुछ भी नहीं होता था। मेटाबॉलिज्म यानी कि ग्रंथियां और ऑर्गन्स अच्छे काम कर रहे थे, आज उनको फिर से रीएक्टिवेट करने की जरूरत मतलब है। आपके कहने का मतलब कि आप थोड़ा ज्यादा भी खा रहे हो और थोड़ा खराब भी खा रहे हो, वो भी चलेगा अगर आपका बिल्कुल। पेट और आपकी हेल्थ सही है तो। यस, ग्लैंड्स ऑर्गन्स अच्छा काम कर रहे हैं, इंटेस्टाइन की मोबिलिटी अच्छी है और पेट के अंदर हाइड्रोक्लोराइड एसिड बहुत अच्छा है, तो भी चलेगा। तो एक दो बार आप ऐसा कर भी सकते हो, ये रिस्क ले भी व्हाई सकते हो। नॉट, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मुझे बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो केमिकल से बच सकता है आज की डेट में। हम्म आज पहले देसी खाद डलता था, आज फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं और अदर केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। बच सकते हैं क्या हम? तुम नहीं बच सकते हैं। जब हम उनसे बच नहीं सकते तो हमें किसको स्ट्रॉन्ग करना है? ग्लैंड्स, ऑर्गन्स, मोबिलिटी, हाइड्रोक्लोराइड एसिड। ओके। एक सर, एक और बड़ा कॉमन सवाल होगा, कई लोगों के काम आएगा इसका उत्तर। बहुत सारे लोग चाय को लेकर भी तरह तरह के सुझाव सुनते रहते हैं, कॉफी को लेकर भी सुनते रहते हैं। कुछ लोगों का तो सुबह बेड से उतरना ही तब होता है जब उन्हें एक बेड टी मिल जाती है। वो सुबह की चाय नुकसान करती है क्या, कुछ फायदा है क्या? इसी तरह कॉफी को लेकर भी अलग अलग परसेप्शन है लोगों के। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक कॉफी से किडनी जो है वो डिटॉक्स होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई कॉफी, कई रिसर्च ऐसी भी आती है कि जिसमें कॉफी को भी नुकसानदायक बता दिया जाता है। आपकी थेरेपी क्या कहती है और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है चाय कॉफी को लेकर? पीना देखिए, चाहिए, नहीं पीना चाहिए, पीना चाहिए तो कब पीना चाहिए? मैं इसको कहूंगा कॉपी करना। हम्म ठीक है, कॉफी, चाय वेस्टर्न वर्ल्ड का वर्क था। हम्म कॉपी किसने किया? इंडियन ने किया। आज छोटा बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। ठीक है, पी लिया, क्या डालता है उसमें? दूध, चीनी, चाय पत्ती, यही सब होगा ना। दूध क्या है? उसमें ऑलरेडी शुगर है ना, लैक्टोज। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम पे लोड बढ़ेगा और पहले से ही शुगर के पेशेंट है, कह रहे हैं हम चीनी नहीं डाली, लेकिन दूध के अंदर तो मौजूद है ना पहले से ही। नहीं, मान लीजिए शुगर का पेशेंट नहीं भी है, हेल्दी आदमी है, वो भी पी रहा है, तो मैं पहले यही कहूंगा कि पहले का इतना सारा वेस्ट मटेरियल पड़ा है जो बॉडी के अंदर, इतने ओबेस है या कुछ भी कंडीशन है, उसको पहले यूज करो, फिर किसी चीज के बारे में सोचो। तो आप कॉपी सीधी मत बात करो। कह रहे हैं कि कॉपी नहीं करना है, चाय नहीं पीना चाहिए। चाय से बेटर है सादा पानी पीना, जैसे सुबह के लोग पिया करते थे। ओके। सर्दी है तो हल्का गुनगुना पी लो, गर्मी है तो ठंडा पी लो, क्या प्रॉब्लम है? तो चाय किसी भी वक्त नुकसान करती है या फिर सिर्फ सुबह की चाय नुकसान? अलग अलग लोगों के परसेप्शन है, मैं इसके बारे में ज्यादा बस यही कहूंगा। ठीक है, नीड नहीं है ऐसी कोई। ठीक, आज आप देखिए ना, 1 साल के बच्चों को भी व्यक्ति चाय पिला रहे हैं कि यार बढ़िया चाय बनाई है, हम भी पी रहे हैं, उसको भी पिला देते हैं थोड़ी बहुत। आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को ब्लैक कॉफी के बारे में बता दीजिए, वो भी बड़ा बहुत चल रहा है इन दिनों इंस्टाग्राम पर कि ब्लैक कॉफी बहुत तेजी से आपकी किडनी को, लीवर को। कॉफी आपने डाली, हाँ, खोलते हुए पानी में, वो ब्लैक हो गई। हाँ, दूध नहीं डाला तो ब्लैक रही। हाँ, दूध डाल दिया तो कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? तो वो कलर फायदेमंद है। देखिए, कॉफी का मैं यही कहूंगा कि हाँ, अगर डायरेक्टली ठीक है, जैसे कि उसके बीज वगैरह आए, लोगों ने यूज कर ली, उसमें दूसरी चीजें ऐड ऑन नहीं करी, शुगर है, मिल्क है, तो बेटर हो सकता है इन कंपैरिजन ऑफ टी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं इसको कनेक्टेड करूंगा ब्रेन से। ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए यहाँ पर कैफीन को मैं रखूंगा। ओके। देखिए, ब्रेन का भी एक फ्यूल है ना, कैफीन। तो जब व्यक्ति को नींद आती है या फिर व्यक्ति बहुत डल फील करता है तो कहता है अच्छा कुछ मिल जाए, तो दिमाग में क्या आता है? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये क्या कंटेन करती हैं? कैफीन। ठीक, तो कैफीन की भी एक लिमिट होती है। अब व्यक्ति पता लगा 10-10 कॉफी पी रहा है, 10-10 चाय पी रहा है, पता लगा सुबह से लेकर के शाम तक उसकी 18 चाय हो गई, 5-6 कॉफियां हो गई, तो नीड तो हो सकता है मिलीग्राम में कैफीन की, 300 से 400 मिलीग्राम। अब वो पार कर रहा है 1000 मिलीग्राम को, यानी कि 1 ग्राम को। तो क्या होगा? उसका इफेक्ट होगा या साइड इफेक्ट होगा? साइड इफेक्ट ही होगा। इसलिए कहते हैं ना कि लिमिटेड, अनलिमिटेड कोई भी चीज करेंगे हमेशा नुकसान देगी। ठीक है सर, बच्चे नहीं मानते हैं, आपकी बात भी नहीं मानते, हमारी बात भी नहीं मानते, किसी डॉक्टर की नहीं मानते, वो फास्ट फूड खाते ही हैं। फास्ट फूड कैसे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है? फायदे हैं, नुकसान है, इसके बारे में जी। आप देखेंगे जब बच्चे स्कूल से आते हैं या स्कूल जाते हैं, स्कूल जाएंगे तो मैगी ले जाएंगे,
पराठे ले जाएंगे, ठीक, सुबह सुबह चाय पी के जाएंगे, टोस्ट खा के जाएंगे, जब स्कूल से अगर नियर बाय शॉप लगे तो समोसा खाएंगे, पैकेट वाले फूड खाएंगे, ठीक। ये जब स्कूल से बाहर निकलेंगे तो भी मैं कई बार देखता हूँ गोलगप्पे खाते हैं, समोसे खाते हैं, और शाम होते ही ग्रुप जाता है बच्चों का जो मोमो, चाउमीन, बर्गर लाइक दैट ऐसे फास्ट फूड को प्रेफर करते हैं, इसको पार्टी के रूप में खाते पीते हैं, उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक लाइक दैट, यानी कि शुगर कंटेंट ड्रिंक भी पीते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज की डेट में अगर कॉमनली सादा फूड भी आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो फास्ट फूड, प्रोसेसिंग फूड और ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक कितनी डेंजर हो सकती हैं। इनका प्रभाव आज हम देख सकते हैं लड़कियों के अंदर कैसे पड़ रहा है। समय से पहले ही उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, ठीक, यानी कि आप देखेंगे इवन बचपन में ही लड़कियों को थायराइड कंडीशन हो जाती है। व्हाई? थायराइड का अर्थ उनका मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ गया है, यानी कि उस खाने को पचाने की क्षमता नहीं है, फिर भी उसके मन में क्रेविंग रहती है, मुझे चिप्स चाहिए, मुझे कुरकुरे चाहिए। अब आते हैं लड़के, वो भी नहीं मानते हैं, इसको शौक मानते हैं। पता है इसका टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, कितने डाइजेस्टिव हेल्थ इशू होते हैं, कितने सारे लड़के होते हैं जिनको आईबीएस की समस्या हो जाती है, वो फ्रेश होने 4-4 बार जाते हैं, एक बार में फ्रेश ही नहीं होते हैं, फिर कहते हैं कि उनको ये दिक्कत हो गई, इनको ये दिक्कत हो गई। आज शुगर क्यों हो रहा है छोटी छोटी उम्र में, क्यों छोटे छोटे बच्चों को डायलिसिस हो रहा है, उनकी हैबिट्स फास्ट फूड, प्रोसेसिंग फूड, ऑयली फूड की वजह से हो रही है। तो कहीं से कहीं तक हेल्दी ही नहीं है, ये कभी कभार का चलता है, लेकिन आज हर दिन लड़का हो या लड़की हो पार्टी मनाना चाहता है, पार्टी करना चाहता है, किसी का बर्थडे हुआ, किसी का कुछ हुआ, पार्टी चाहिए। पार्टी में क्या चाहिए? पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, समोसा चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, और ये सब बहुत हार्मफुल है, डेंजरस है। हार्मफुल नहीं, डेंजरस है, डेंजरस है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से हम लगातार इस न्यूरोथेरेपी को समझ रहे हैं और अब दुनिया भरोसा कर रही है, भारत भी भरोसा कर रहा है, क्या न्यूरोथेरेपी सिर्फ पेशेंट का इलाज करती है या हेल्दी लोगों को भी हेल्दी रखने में मदद करती है? हमें नियमित रूप से भी क्या इस थेरेपी की जरूरत होती है अगर आप हेल्दी हैं तो? यस, मैं यहाँ एक रिसर्च के प्रति बात करना चाहूंगा सर। हाँ, अभी एक व्यक्ति 90 दिन या 100 दिन पानी में रह के आया अंदर, ठीक, समुद्र के अंदर, और 100 दिन रहा व्यक्ति और वो यंग दिखने लगा, 10 साल, रिवर्स उसकी एज हो गई, ठीक। सो जब वो हो सकता है बेटर, ठीक है, एक बार दोबारा पूछेंगे सवाल, क्या था? सवाल ये है कि क्या हम बीमार लोगों को ही ठीक करते हैं या फिर हेल्दी लोगों को हेल्दी रहने में मदद भी करते हैं? यस, हाँ, तो वो हेल्दी था, ठीक है, वो रिसर्च करना चाहता था बॉडी के प्रति, अच्छा, कि मैं और कैसे बेटर हो सकता हूँ, तो हेल्दी था। अगर आप हेल्दी हैं और अगर आप न्यूरोथेरेपी को और हेल्थ को समझ गए तो कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे। नहीं तो क्या होता है, आज हम हेल्दी हैं तो उस हेल्दी कॉन्सेप्ट को लेकर के ब्रेन में हम लोग खान पीन बिगाड़ लेते हैं, लाइफ स्टाइल को बिगाड़ लेते हैं, फिर फ्यूचर में बीमार हो जाते हैं। फिर एक पछतावा होता है, यार क्या मेरी पर्सनैलिटी थी, क्या मैं हेल्दी था, आज मुझे कैंसर हो गया, आज डॉक्टर ने शुगर मुझे डिक्लेयर कर दिया, आज मेरा बीपी हाई हो गया, आज हार्ट अटैक आने से बच गया, आज मुझे साइटिका पेन हो गया, कल के दिन मेरा पेट साफ नहीं हुआ। तो हेल्दी हैं, हेल्दी ही रहें। हेल्थ बिगड़ेगी तो बीमारियां आएंगी, इसलिए बीमारियों से बचना है तो हेल्थ को मत बिगाड़िए। ठीक है सर, आखिरी सवाल, एसिडिटी, गैस्ट्रिक और कब्ज, ये जो पाचन से जुड़ी बीमारियां हैं इनको अगर मैं कहूं कि एक आसान भाषा में आप समझा दीजिए कि इस तरह के लंबे समय से बीमार लोग अगर आपको मिलते हैं तो कितना वक्त लेती है इनको न्यूरोथेरेपी ठीक करने में? बहुत कम टाइम। और कोई दवा नहीं देना है? नहीं, केवल उन्हें स्पर्श करना है, उनके ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना है, उनके सबसे पहले डायग्नोज करेंगे हाँ कि डाइजेशन खराब होने के कौन कौन से कारण हैं, कितने सारे ग्लैंड या ऑर्गन डिस्टर्ब हैं। ओके, फिर उसके बाद में अभी जो गैस और एसिडिटी है, एसिड रिफ्लेक्शन बोलते हैं हम लोग इसको, हाँ, कि पेट के अंदर उतना एसिड नहीं बचा कि उसने स्फिंक्टर मसल्स जिसको वेल्व कहते हैं उसको टच ही नहीं करा, तो इसलिए फूड के साथ में एसिड भी रिफ्लेक्ट होता है, वो ऊपर आता है तो सीने में जलन होती है। हाँ, यहाँ तक आपने देखा होगा कई लोगों को खट्टापन मुंह में आता है। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, तो एसिड रिफ्लेक्शन की वजह से बदहजमी बोलते हैं जिसको। यस,
कई लोगों को छाले हो जाते हैं, कई लोगों को पेट में छाले होते हैं तो ऐसे मुंह में होते हैं। अगर एसिड पेट से रिवर्स होकर के मुंह में आएगा तो मुंह के अंदर भी छाले हो जाते हैं। ठीक है, वो कारण क्या है? एसिड रिफ्लेक्शन का है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, पहले स्टमक के एसिड को, एल्कलाइन को बैलेंस करना है, इंटेस्टाइन की मूवेबिलिटी को बढ़ाना है, उसको हेल्दी बनाना है ताकि ये समस्या जड़ से ही खत्म हो जाए। एक एरिया को मत देखिए आप कि पेट ठीक नहीं है, हाथों की कंडीशन हो सकता है उससे बुरी हो, तो हमें पूरे एरिया को और पूरे उस रोल निभाने वाले जो ऑर्गन और ग्लैंड सबको ठीक करने की जरूरत है। सर, आपसे बात करके निश्चित रूप से मेरी जो ज्ञान में तो वृद्धि हुई है, मुझे जिज्ञासा बढ़ गई कि न्यूरोथेरेपी को हमें समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। मेरे सारे दर्शक जो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, निश्चित रूप से हम जब एलोपैथी की बात करते हैं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। यही वजह है कि देश भर में या दुनिया भर में अब एलोपैथी के अलावा जो दूसरी विधियां हैं चिकित्सा की, उन पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। न्यूरोथेरेपी भी उन्हीं में से एक है। अगर आप बीमार हैं, आपके परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार है, तो न्यूरोथेरेपी को भी ट्राई किया जा सकता है। सर, मेरे बहुत सारे दर्शक ये समझना चाहेंगे कि क्या न्यूरोथेरेपी सिर्फ हम फिजिकली ट्रीटमेंट ही ले पाएंगे इसका, कि जो लोग आपको देख रहे होंगे वो ऑनलाइन भी इसको आपसे कंसल्टेशन ले सकते हैं इसका? यस, पहले सर मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे गुरु हैं जिन्होंने इसको इन्वेंट किया न्यूरोथेरेपी को, डॉक्टर लातप्राय महाराज जी, जब उन्होंने इतना कुछ सीखने के बाद भी बोला कि अभी वो थोड़ा बहुत ही जानते हैं शरीर के प्रति, जबकि इतना रिसर्च उन्होंने किया, इतना वर्क किया, लाखों लोगों को ट्रीट किया, तो मैं अपने आप को भी उनसे ही नीचे रखूंगा। ठीक है, और कहते हैं ज्ञान एक ऐसी चीज है कि हमेशा लेते रहना चाहिए, जिससे भी सीखने समझने को मिले सीखना चाहिए। और अगर ऐसी चीज सीखने समझने को मिले जिससे केवल हम ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली हमेशा हेल्दी रहे, कभी बीमार ना पड़े, इमरजेंसी का सामना ना करना पड़े, तो मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को सीखने की जरूरत है। अब बात आती है कि जो लोग दूर हैं, जो देख रहे हैं, हाँ, उनको हम लोग कैसे कंसल्ट कर सकते हैं? यस, उस पे आप जो हमारे नंबर हैं उन पे आप कॉल कर सकते हैं, तो आपके लिए जो बेटर से बेटर सोल्यूशन है वो हम आपको देते हैं, है ना। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग ऑलरेडी पहले से डील कर रहे हैं, जो बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि उनके हिसाब से क्या चीज बेटर हो सकती है, वो बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, दर्शकों की सुविधा के लिए हम जो नंबर है वो नंबर भी चला देते हैं, और के जो सेंटर्स के जो एड्रेस हैं उनको भी चला देते हैं, ताकि आप रूबरू भी उनसे मिल पाएं और अपने रोगों का समाधान हासिल कर पाएं, और साथ ही उनसे ऑनलाइन भी कंसल्ट ले पाएं। एक बड़ी बात आपने कही कि बहुत सारे लोगों को ये विद्या सिखाई जानी चाहिए। क्या आपने इस तरह की योजना पर काम शुरू कर दिया है? सबसे आप लोगों को सिखाएंगे? यस, व्हाई नॉट। इसके प्रति मेरी विशेष योजना है। ठीक है, क्योंकि देखिए, कहते हैं कि माँ बाप ने जो संपत्ति बनाई वो अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं। ठीक, एक ना एक दिन सबको ही जाना है, तो मान के चलिए मैंने जो सीखा है और मेरे साथ ही किसी को मैंने नहीं सिखाया, मेरे साथ ही चलेगी, तो जो हमारे पीछे जो अभी जनरेशन है या हमारा जो देश है वो कैसे यूटिलाइज करेगा? इतनी अच्छी चीज मिस हो सकती है। इसलिए मेरी तो यही योजना है कि इसको बहुत बड़े स्तर पर सिखाने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए, ताकि हर एक व्यक्ति गंभीर बीमारियों में जाने से बच जाए और बहुत सारी चीजों का समाधान उनको घर पे मिल जाएगा। तो क्यों ना सीखें? आप देखें ना सर, एजुकेशन पे कितना खर्च करते हैं। आप देखें कि स्कूल जाते हैं, आज एक छोटे छोटे जो क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए उनकी सालाना फीस जाती है। देन उसके बाद में जब वो और बड़ी क्लास में जाते हैं तो और फीस बढ़ती है। फिर उसके बाद में उनको जॉब चाहिए, उसके लिए प्रिपरेशन होती है। मैं ये छतरपुर से देखता हूँ कि यहाँ से इंदौर, भोपाल, दिल्ली और कोटा बहुत जगह जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, फिर भी कई बार उनको निराश होना पड़ता है। नौकरियां हैं बहुत कम, बेरोजगारी है बहुत ज्यादा, तो डिपेंडेंसी क्यों? आज मुझे बताइए, इतने सारे संस्थान होने के बावजूद भी क्या स्वास्थ्य का स्तर भारत के अंदर अच्छा हो गया? नहीं।
नहीं हुआ ना। तो जब आप अपने हाथ से, अपने इस पैटर्न से एक ऐसी पैथी से ठीक कर सकते हैं पूरे संसार को, तो क्यों ना इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए। तो जितना पैसा एक लड़का या लड़की 2 फोन चलाने में खर्च कर देते हैं या 1 साल के अंदर पार्टी में उड़ा देते हैं, उतने में तो सीख करके अपने करियर को भी सेटल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, हजारों प्रकार की बीमारी से बचा सकते हैं और इवन दूसरे लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। बहुत जरूरी जानकारी आपने दी। और एक बार फिर सभी दर्शकों को इस उम्मीद के साथ हमने मिस्टर देव कुमार से बात की है। वो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, हेल्थ कंसल्टेंट हैं और इस नई पैथी के साथ अगर हम चाहते हैं कि हम अपने परिवार को हेल्दी रखें, खुद भी हेल्दी हों और अपने देश की, अपने मोहल्ले की, अपने लोगों की सेवा कर पाएं, तो इसके बारे में पढ़िए, जानना शुरू करिए न्यूरोथेरेपी क्या है और इसको सीखिए ताकि आप इस मजबूत पैथी में थोड़ा समझदार बने और लोगों की मदद कर सकें। इस उम्मीद के साथ कि ये जो इंटरव्यू है ये बहुत जागरूकता भरा होगा, हम मिस्टर देव कुमार के जो नंबर्स हैं वो भी आपको लिख कर दे रहे हैं स्क्रीन पर ही और साथ ही उनके सेंटर्स के पते भी दे रहे हैं ताकि आप उनसे रूबरू मिल सकें और उनसे बात भी कर सकें। सर एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा लास्ट में, जो हम लोग ऑनलाइन देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, पूरी नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, एक ऐसी ही सिनेमा की तरह है कि हम लोग एक मूवी देखने जाते हैं, 2.5 से 3 घंटे की मूवी होती है, लेकिन आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है वो फिल्म बनाने में 1 साल लग गया हो, 2 साल लग गए हो। इसी प्रकार से अगर आप कोई वीडियो या कोई पोस्ट देखते भी हैं न्यूरोथेरेपी को लेकर के, वो उसका 1% भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हो सकता है कई लोगों के मन में रहता है ना कि हम लोग यहीं बैठे बैठे सब कुछ कर लेंगे। नहीं, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही संस्थान, कोई भी सेंटर आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसको नजदीक से समझिए, पेशेवर लोगों से समझिए। यस सर, थैंक यू वेरी मच आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। ये इंटरव्यू आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, आपको सेहतमंद बनाएगा। इस उम्मीद के साथ इस पॉडकास्ट में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी ऐसी विशेष शख्सियत के साथ और इस तरह की विशेष जानकारियों के साथ। नमस्कार, आपको भी धन्यवाद, आप सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। इस इंटरव्यू पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।